अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो में आपको गैल्वेनिक सेल का इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके अलावा इसके ऑपरेटर्स और इसके प्रोसेस को समझाऊंगा। इससे पहले मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे भी वीडियो बना रखी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। सबसे पहले इसके नाम पे ही बात कर लेते हैं कि इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल क्यों कहते हैं। बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय लुइजी गैल्वानिक एंड अलेक्जेंड्रा वोल्टा इन 1780। तो इसका नाम इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है। गैल्वेनिक सेल भी इसे कह सकते हैं और वोल्टाइक सेल भी इसे हम कह सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दो बहुत ही कॉमन डेफिनेशन इसकी हमें मिलती हैं। पहली डेफिनेशन है सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सेकंड डेफिनेशन है अ सेल इन विच द केमिकल रिएक्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्ट करके हमें करंट बना के देते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमें खुद करंट देना पड़ता था केमिकल को रिएक्ट करवाने के लिए। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें या इसके यूजेस की बात करें तो जितने भी आपको सेल मिलते हैं, चाहे वो कार बैटरी हो, चाहे वो सेल फोन की बैटरी हो, चाहे वो कैलकुलेटर की बैटरी हो या घड़ी की बैटरी हो, सभी के अंदर गैल्वेनिक सेल ही यूज हो रहा होता है। इसके अलावा आपने एक और प्रोसेस भी पढ़ा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें भी गैल्वेनिक सेल ही स्टैब्लिश होता है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके डेली लाइफ में यूजेस भी बहुत ज्यादा है। अब हम इस गैल्वेनिक सेल को समझते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करता है। सबसे पहले इसके ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ द टू हाफ सेल दैट आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड का मतलब ये है कि इसको हम किसी ऐसे मीडियम से कनेक्ट करेंगे जिसमें से करंट पास कर सके। यूजुअली तौर पे हम वायर्स ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है और इलेक्ट्रोड्स भी यूज होते हैं। अब हम उनको समझ लेते हैं। यहाँ मैं जो इलेक्ट्रोड यूज करने लगा हूँ वो जिंक और कॉपर के करने लगा हूँ, क्योंकि मोस्टली टेक्स्ट बुक के अंदर जिंक और कॉपर की ही एग्जाम्पल दी होती है। पहले हम लेफ्ट सेल की बात कर लेते हैं। इन लेफ्ट सेल जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक स्ट्रिप से मुराद जिंक की पतरी है छोटी सी, इसको हमने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप किया है और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। क्योंकि हम यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सोल्यूशन होता है 1 मोलर होता है और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है। उसके बाद अगर हम राइट हाफ सेल की बात करें तो कॉपर स्ट्रिप डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। राइट साइड पे हमने कॉपर की स्ट्रिप ली हुई है और उसको डिप किया हुआ है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। आफ्टर दिस दीज टू स्ट्रिप्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर एंड वोल्टमीटर अटैच्ड बिटवीन दीज वायर टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद दोनों स्ट्रिप को हम एक वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे और वायर के साथ हम किसी भी वोल्ट मीटर को यूज कर सकते हैं, किसी भी बल्ब को यूज कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। वोल्ट मीटर और बल्ब दोनों यूज होते हैं करंट के इंडिकेशन के लिए कि वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। देन बोथ ऑफ दीज सेल्स आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज टू इक्वलाइज चार्जेस। सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं प्रोसेस के एंड में समझाऊंगा। अब हम इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल वर्क कैसे कर रहा होता है। जब आप दो मेटल्स को किसी भी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों मेटल्स में से एक की ऑक्सीडेशन होती है और एक की रिडक्शन होती है, और ये खुद ही होती है। अब कैसे पता चलेगा किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी, इसका आइडिया हमें देगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे भी मैं बहुत ही आसान सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक मेटल्स की सीरीज है जो हमें ये बताती हैं कि किस मेटल की ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी जब हम दोनों को जोड़ देते हैं। और इसका जनरल रूल ये है कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टॉप पर होता है उसका ज्यादा पोटेंशियल होता है ऑक्सीडेशन का और कम पोटेंशियल होता है रिडक्शन का। तो जब हम जिंक और कॉपर को देखते हैं तो जिंक हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टॉप पर मिलता है। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर की रिडक्शन होगी। जिंक स्ट्रिप में इस तरह का रिएक्शन हो रहा होगा कि जिंक के मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ जिंक कटायन। So oxidation occurs at zinc and voltmeter show potential of 1.1 volt and it's donated by E0। और इसकी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी कि जिंक सॉलिड था वो कन्वर्ट हो गया जिंक एक्वस के अंदर और उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जैसे ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द कॉपर और कॉपर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और कॉपर एक्ट एज अ कैथोड। इसके नतीजे में कॉपर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब कॉपर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो सोल्यूशन में मौजूद कॉपर के कटायन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और खुद इसी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर। इसकी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी कि कॉपर एक्वस विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। उसके बाद हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम जिंक को कंपेयर कर लेते हैं कॉपर के साथ, तो यहाँ कोई भी चीज नहीं कट रही है। उसके बाद हम सेकेंड हाफ को जब कंपेयर करेंगे तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को काट देंगे और बाकी चीजें एज इट इज नीचे लिख देंगे। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस इक्वल टू जिंक
एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। कभी कभी इस पूरे सेल को एक इक्वेशन के अंदर भी डिस्क्राइब किया होता है। इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें जिंक सॉलिड स्लैश जिंक एक्वस है, इसका मतलब यह है जिंक की इस सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक एक्वस के अंदर और सोल्यूशन 1 मोलर है। उसके बाद जो डबल लाइन शो की जाती है, डबल लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे यूज की गई है। उसके बाद कॉपर एक्वस 1 मोलर स्लैश कॉपर सॉलिड, इसका मतलब ये होता है कि सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर कटायन है वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर सॉलिड के अंदर। जब तक जिंक की ऑक्सीडेशन होती रहेगी और कॉपर की रिडक्शन होती रहेगी, करंट वायर के अंदर फ्लो करता रहेगा और इस करंट के साथ हम कोई भी लोड अटैच कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके हमें बेनिफिट दे सके। जब ये सेल वर्क कर रहा होता है और करंट जनरेट हो रहा होता है तो कुछ देर वर्क करने के बाद करंट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और ये सेल भी वर्क करना छोड़ देता है। उसकी वजह होती है अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस जमा कैसे हुए और इन्होंने करंट को क्यों स्टॉप कर दिया वो हम समझ लेते हैं। जिंक कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द लेफ्ट सेल, देयरबाय इंक्रीजिंग द नेट पॉजिटिव चार्ज इन द लेफ्ट सेल। इन द राइट सेल कॉपर कटायन डिक्रीजेस, देयरबाय इंक्रीजिंग नेट नेगेटिव चार्ज। राइट सेल के अंदर जो कॉपर कटायन था वह कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, तो राइट सेल के अंदर कॉपर कटायन की तादाद कम हो रही थी, तो यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था। सो चार्जेस बिकम अनबैलेंस एंड सेल में स्टॉप वर्किंग। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज सॉल्ट ब्रिज। अगर हम सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन को सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी, इट प्रिवेंट नेट अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस इन ईदर सेल। ये दोनों तरफ चार्जेस को इकट्ठा नहीं होने देती। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम बेसिकली सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं और वो सॉल्ट यूजुअली तौर पे KCl होता है। हमें पता है कि K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पहले हम लेफ्ट सेल के अंदर देख लेते हैं कि लेफ्ट सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था उसको ये कैसे बैलेंस करती है। इट इक्वलाइजेस द नेट पॉजिटिव चार्ज इन द लेफ्ट सेल बाय डिफ्यूजिंग Cl नेगेटिव टू द लेफ्ट सेल। अभी हमने देखा था कि नेट पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट सेल के अंदर बढ़ गया था, तो सॉल्ट ब्रिज इस तरफ नेगेटिव आयन को, जो इस केस में क्लोराइड है, वो डिफ्यूज करेगी लेफ्ट सेल की तरफ। नेगेटिव आयन जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था उसको कंपनसेट कर देगा और उसको बैलेंस कर देगा। इसी तरह का प्रोसेस हमें राइट साइड की तरफ भी मिलता है। इन द राइट सेल द सॉल्ट ब्रिज इक्वलाइजेस द नेट नेगेटिव चार्ज बाय डिफ्यूजिंग पॉजिटिव आयंस इन द राइट सेल। हमें पता था कि नेट नेगेटिव चार्ज राइट सेल की तरफ बढ़ गया था, तो सॉल्ट ब्रिज ने पोटेशियम आयंस को डिफ्यूज किया है राइट साइड की तरफ ताकि नेगेटिव चार्ज कंपनसेट हो सके। इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज दोनों सेल के अंदर चार्जेस को इकट्ठा नहीं होने देते। So if the salt bridge does not use, then net accumulation of charges may stop the cell immediately. इसलिए salt bridge का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं, जिसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज।